हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, विच इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, इसमें हम स्टडी करेंगे कि क्रॉप्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और क्रॉप्स को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। और एक बार जब क्रॉप का सक्सेसफुल प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसे कैसे स्टोर करते हैं, क्योंकि स्टोरेज भी ज़रूरी है एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाद में। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रॉप्स क्या है, व्हाट इज़ क्रॉप। ऑलराइट, हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बी इट प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, क्या चाहिए हमें? फूड फॉर आवर सर्वाइवल। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में भी, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो उस फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें प्लांट्स को क्या करना पड़ता है? ग्रो करना पड़ता है। ओके, तो जब हम एक ही तरह का प्लांट, सेम काइंड ऑफ प्लांट को एक लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं ताकि हमारी फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, उसको कहते हैं हम क्रॉप। ओके, हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज क्रॉप? इस फर्स्ट पिक्चर में क्या है? इट इज अ टमाटो प्लांट। सेकंड में है टमाटो क्रॉप। अरे, दोनों तो प्लांट्स टमाटो के हैं, फिर ये प्लांट और उसे क्रॉप क्यों? पहली पिक्चर में क्या है? हमने प्लांट को किस में उगाया हुआ है? पॉट में है। अब एक बात बताइए, जब पॉट में हम प्लांट घर में उगाएं तो वो जो टमाटो हमें मिलेंगे वो कितने लोगों की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? मे बी सिर्फ हमारी फैमिली की, और कभी कभी हम अपने नेबर्स को दे दें। क्या हमारी सोसाइटी की भी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? नो। उसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारे टमाटोज चाहिए। अब वो छोटे से पॉट से तो नहीं आएंगे। तो क्या किया जाता है, जैसे कि हम सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, टमाटोज को लार्ज फील्ड में लार्ज स्केल पर ग्रो किया जा रहा है। इसमें सभी टमाटो के प्लांट्स हैं इस फील्ड में। ओके, तो जब इसका प्रोडक्शन हमारे पास टमाटोज का आएगा तो लार्ज क्वांटिटी में आएगा, जिससे जो उसकी डिमांड है उसे हम पूरी कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है कि क्रॉप और प्लांट में डिफरेंस क्या है। जब तक वो हमारे पॉट में है, चाहे वो एक वेजिटेबल का प्लांट हो, चाहे वो किसी फ्रूट का प्लांट हो, और चाहे किसी भी, और हमने गेहूं उगा दिया घर के एक पॉट में, ओके, उसमें से 4 5 10 15 सीडलिंग्स उग भी गई, क्या फायदा होगा? क्या वो क्रॉप है? वो क्रॉप नहीं है। ओके, तो जब तक किसी भी प्लांट का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन नहीं होता है टू ऑब्टेन फूड, ताकि हम जो फूड रिक्वायरमेंट है लार्ज स्केल पर उसे पूरा कर सकें, तब तक वो क्रॉप नहीं है। जो लार्ज स्केल पर जब हम ग्रो करते हैं सेम प्लांट को, तब उसे हम प्लांट को क्रॉप बोलते हैं। ओके, कि ये इस प्लांट की क्रॉप है। प्लांट वही है लेकिन टर्म चेंज हो जाते हैं कि ये क्रॉप उगाई गई है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, सबसे पहले क्या है? ये वीट क्रॉप है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरी फील्ड में वीट के अलावा और कुछ नहीं उगाया गया है। दूर दूर तक फील्ड में सिर्फ वीट है। वीट से हमें क्या मिलता है? हमें वीट के ग्रेन्स मिलते हैं, गेहूं मिलता है, जो आटे की फॉर्म में चपाती हम जिसकी बनाते हैं। राइट, सेकेंड पिक्चर देखिए, ये क्या है? ये एक पैडी क्रॉप है। मीन्स इस फील्ड में सिर्फ पैडी को उगाया गया है। पैडी क्या है? पैडी से हमें राइस मिलता है। ओके, पैडी से हमें क्या मिलता है? राइस मिलता है। ओके, सो ये क्या है? हमारी ग्रीन क्रॉप्स हैं जिन्हें लार्ज स्केल पर उगाया जाता है, क्योंकि इनकी कंजम्पशन भी बहुत लार्ज स्केल पर होती है। ओके, सिर्फ इन्हीं की ही नहीं, अगर हम बात करें पल्सेस हो गए, इवन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनका भी कंजम्पशन लार्ज स्केल पर होता है। हमारे फूड का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए जब इन्हें भी लार्ज स्केल पर उगाया जाता है तो ये हमारी क्रॉप्स बन जाती हैं। जिस टाइप का हमें प्रोडक्शन क्रॉप से मिलता है, फ्रूट मिल रहा है तो फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल मिल रहे हैं तो वेजिटेबल क्रॉप, ग्रेन्स मिल रहे हैं तो ग्रेन क्रॉप्स। ओके, तो डेफिनेशन देखते हैं क्रॉप की क्या हुई। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड,
एक ही तरह के प्लांट्स को, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स व्हेन ग्रोन एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ओके, एक ही तरह के प्लांट को जब लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं तो हम उसे क्रॉप बोल देते हैं, ओके। पॉट में ग्रो करके हम ये नहीं कह सकते कि हमने, मान लीजिए कि टमाटो का हमने एग्जांपल लिया, अरे पता है हमारे घर में तो टमाटो की क्रॉप लगी हुई है, ओके, वो क्रॉप नहीं है, वो सिर्फ एक प्लांट है, ओके। क्रॉप को हम हिंदी में फसल बोलते हैं। इन्हें कौन उगाता है हम सब जानते हैं, ये तो फार्मर्स उगाते हैं, जिन्हें हम हिंदी में किसान कहते हैं, ओके। अब क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे मैंने बताया, अगर हमें उनसे फ्रूट्स मिल रहे हैं तो वो क्या हो गई, फ्रूट क्रॉप्स हो गई। वेजिटेबल मिल रहे हैं तो वेजिटेबल क्रॉप्स हो गई। और जो हमें व्हीट मिलता है, मेज़ मिलता है, पैडी राइस मिलता है, हमें मिलेट्स हैं, बाजरा, ज्वार, बार्ले है, ये सब क्या है, ये ग्रेन्स हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन क्रॉप्स बोलते हैं। इन्हें सीरियल क्रॉप्स भी बोला जाता है, ओके। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी ग्रेन क्रॉप्स हैं, जिन्हें सीरियल क्रॉप्स भी बोला जाता है। उसके अलावा हमारे पास पल्सेस हैं, जैसे पीस, बीन्स, ग्राम, जिसे हम चना कहते हैं, ये हमारी पल्सेस क्रॉप्स हैं। और हमारे पास एक और वैरायटी होती है क्रॉप्स की, ऑयल सीड्स भी है एक। अब ये ऑयल सीड्स क्या है, हम घर में ऑयल का यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स को भी बनाने के लिए। अब जिन सीड से हमें ऑयल मिलता है, जिसका कंजम्पशन होता है, उसे हम ऑयल सीड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मस्टर्ड है, मस्टर्ड सीड से हमें क्या मिलता है, मस्टर्ड ऑयल। ग्राउंडनट सीड्स हमें देती हैं ग्राउंडनट ऑयल। सनफ्लावर सीड से हमें क्या मिलता है, सनफ्लावर ऑयल मिलता है, ओके। आई होप वी अंडरस्टूड कि क्रॉप क्या होती है। चलो आगे देखते हैं कि क्रॉप्स हमारी कितनी तरह की होती हैं। जब भी हम किसी चीज का डिवीजन करते हैं वो किसी ना किसी चीज पर बेस्ड होता है, ओके, यूं ही तो डिवीजन नहीं कर देंगे हम। क्रॉप्स का डिवीजन अकॉर्डिंग टू देयर सीजन्स होता है, किस सीजन में उन्हें ग्रो किया जाता है। तो मेजरली हम दो सीजन्स में डिवाइड करते हैं, ऐसी क्रॉप्स जिन्हें रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है और दूसरे जिन्हें विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, ओके। जिन्हें हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, खारिफ क्रॉप्स। और रेनी सीजन ही क्यों, बताओ, जिन्हें पता है कमेंट में मेरे को बताओ, मेंशन करो कि क्यों रेनी सीजन में, क्यों हम उन्हीं क्रॉप्स को रेनी सीजन में ग्रो करते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि रेन होगी, बारिश होगी, ज़्यादा पानी मिलेगा, तो जिनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा, राइट। इंडिया में जनरली मानसून कब आता है, जून से लेके सितंबर तक। ये कौन सा मानसून है, जो समर में आता है, इसीलिए खरीफ क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी बोलते हैं, ओके। तो जब ये मानसून स्टार्ट होता है उस टाइम पर सीड्स को सो कर दिया जाता है। 3 to 4 मंथ्स में जो हमारी क्रॉप होती है वो पूरी तरह से राइप हो जाती है, पक जाती है। और जब वो पूरी तरह से राइप हो जाती है तो उसे काट लिया जाता है, जिसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ओके। तो सितंबर अक्टूबर तक उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। स्टार्टिंग में जून जुलाई में सीड्स को सो कर दिया जाता है। तो ऐसी कौन कौन से हमारे पास क्रॉप्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। एक तो हो गया हमारे पास पैडी राइस, फिर हमारे पास मेज़ है, मिलेट है, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंड नट। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ओके। सेकेंड टाइप पर आते हैं जो विंटर में उगाई जाती हैं। अब विंटर में क्यों, क्योंकि उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स, ओके। इंडिया में जनरली विंटर कब आता है, अक्टूबर टू मार्च। तो जब विंटर की स्टार्टिंग होती है अक्टूबर नवंबर में, तब इन क्रॉप्स के सीड्स को सो किया जाता है और मार्च तक आते आते ये जो क्रॉप्स होती हैं पूरी तरह से राइप हो जाती हैं, पक जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ओके। तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जिन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, व्हीट है, पल्सेस में ग्राम है जिसे हम चना बोलते हैं, इवन पीस, मस्टर्ड, लिनसीड्स, ये सब विंटर की क्रॉप्स हैं, इन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ओके।
अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है वाई पैडी कैन नॉट ग्रो इन द विंटर सीजन। वाई, अगर इस पिक्चर में देखें तो फार्मर्स क्या प्लांट कर रहे हैं? ये पैडी क्रॉप है। पैडी मीन्स राइस। इस क्रॉप को लगा रहे हैं ये। अब पैडी को हमें पता है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो विंटर में तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, तो हम क्यों सो करेंगे? अगर सो करेंगे तो क्या होगा? क्रॉप को पूरी तरह से पानी नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो क्या बिना पानी के सीड्स ढंग से जर्मिनेट करेंगे? जिनको जर्मिनेशन के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, तो क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा अच्छी तरह से। और वहीं वाइस वर्सा आपसे ये पूछ लिया जाए कि वीट को हम रेनी सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते? वीट क्या है? हमारा गेहूं। उसे क्या चाहिए? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। रेनी सीजन में ग्रो करेंगे तो पानी बहुत ज़्यादा मिलेगा, भाई बारिश होती है, राइट। अब पानी मिलेगा ज़्यादा तो सीड्स क्या होंगी? वो तो स्पॉइल हो जाएंगी ना। तो कैसे ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा? ज़्यादातर क्रॉप तो हमारी शुरू में ही डैमेज हो जाएगी। ओके, सो वी अंडरस्टूड कि कैसे सीजनैलिटी बेस्ड है ये क्रॉप्स, राइट। तो अब है कि एग्रीकल्चर क्या है। ये जो हम क्रॉप को लार्ज स्केल पर फूड के लिए फील्ड्स में ग्रो करते हैं, इसी प्रैक्टिस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में कृषि या खेती बाड़ी बोला जाता है। ओके, गॉट इट बच्चों। अब इसका बॉर्न कैसे हुआ? हर किसी चीज का इन्वेंशन हुआ है, व्हील का भी कभी इन्वेंशन हुआ था? ऐसा तो नहीं था शुरू से क्रॉप के बारे में सब जानते होंगे, कभी तो इसका भी इन्वेंशन हुआ होगा। तो 10,000 बीसी तक क्या था? ह्यूमंस क्या थे? नोमैडिक थे। क्या थे? पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर घूमते रहते हैं। अब वो क्या करते थे? जहाँ शेल्टर मिला, खुद तो नहीं बनाते थे घर, जहाँ पे केव्स मिली या कहीं शेल्टर के लिए अच्छी सी जगह है जहाँ रहने के लिए उन्हें मिल गया, खाना भी है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे? या तो एनिमल्स को हंट करते थे या नेचुरली जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स उन्हें मिलते थे रॉ, वही ये लोग ईट करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये लोग इधर उधर घूमते घूमते कुछ हजार सालों में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, जिन्हें ग्रो किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि उनमें वाटर रिक्वायरमेंट तो है, किसी को किसी सीजन में कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, लेकिन पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, जहाँ भी वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स के किनारे उन्होंने बसना शुरू किया, जिससे उन्होंने वो जो प्लांट्स थे उनको ग्रो करना शुरू किया। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन हुआ, जिससे कि वो जो भी उनकी गैदरिंग थी, जो भी उनके लोग थे, उसकी जो फूड रिक्वायरमेंट थी, हम उनकी फूड रिक्वायरमेंट को ये लोग पूरा कर पाते थे। ओके, इस तरह से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। ऑलराइट, इवन आज की डेट में भी हम देखें, 1974 में हमारी पॉपुलेशन क्या थी वर्ल्ड की? 4 बिलियन। डे बाय डे ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अ लॉट। 2046 तक एस्टिमेशन इज 9 बिलियन। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इनकी फूड रिक्वायरमेंट को भी तो पूरा करना पड़ेगा। अब फूड रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करेंगे हम? हमें क्रॉप्स को लार्ज स्केल पर, और ज़्यादा लार्ज स्केल पर ग्रो करने की ज़रूरत है। हमें क्रॉप्स को और ज़्यादा प्रोडक्शन क्रॉप्स का लाना पड़ेगा, और सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं, इनका सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। हमने क्रॉप उगाई, सीड्स भी अलग हो गई, स्टोर हो गई, ढंग से स्टोर नहीं हुई। आपने न्यूज़ में पढ़ा ही होगा, कई बार क्या होता है, कहीं पे बारिश थी, गोदाम में बारिश हुई, कुछ भी था, और वो जो बोरियां पड़ी थी गेहूं की या राइस की, वो खराब हो गई, स्पॉइल हो गई, बिकॉज वो खुले में पड़ी रही, उनको ढंग से स्टोर नहीं किया गया था। स्टोरेज ही नहीं हुआ, स्पॉइल हो गया, राइट। तो इस तरह से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज भी ज़रूरी है, स्टोर होने के बाद उसका लोगों तक डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। ओके, गॉट इट। अब ये जो एग्रीकल्चर आया, जो भी हम एग्रीकल्चर में क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं लार्ज स्केल पर फील्ड्स में, इनको ग्रो करने के कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं जो हर क्रॉप के लिए फॉलो होते हैं। ओके, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या हैं। उन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, द वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय फार्मर
टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप, कि हमारी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन अच्छा हो सके, सक्सेसफुली हो सके। तो बहुत सारे टास्क जो फार्मर्स करते हैं उसको हम बोल देते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन प्रैक्टिसेस हैं वो 7 है, जो हर हालत में की ही जाती हैं हर क्रॉप के लिए। बाकी हर क्रॉप में कुछ ना कुछ एडिशन हो सकता है। तो हमारे पास 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस जिन्हें फॉलो किया जाता है हर क्रॉप के लिए। सबसे फर्स्ट है, हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। हमारी सॉइल प्रिपेयर हो गई, हम क्या करेंगे, उसमें सीड्स को सो कर देंगे। अब सो कर दिया, सीडलिंग्स भी आ गए। अब अगर हमें उस प्लांट को कोई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एसेंशियल मिनरल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वो ऐड करेंगे सॉइल में, मीन्स एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स जिसे हम कहते हैं। पानी देना ज़रूरी है। घर में भी अगर हम पौधों को पानी ना दें तो 2-4 दिन बाद वो पीले पड़ जाते हैं, और उसके बाद भी ना दें तो इवेंचुअली दे डाई, राइट। तो उनको भी पानी देना ज़रूरी है, तो वाटर सप्लाई देते हैं जिसको हम बोलते हैं इरिगेशन। फिर कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जैसे ग्रास हो गई या कुछ और वीड्स हैं जो ग्रो कर जाते हैं क्रॉप्स में, उनका रिमूवल भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो वो क्रॉप के साथ बहुत सारी चीज़ों के लिए कम्पीट करेंगे। ओके, फिर आता है रिमूवल ऑफ वीड्स। अब क्या हुआ, सब कुछ हो गया, हमारी क्रॉप भी पूरी तरह से राइप हो गई। अब क्या करेंगे, हमें उसे काटना है, मीन हार्वेस्टिंग आ गई। हमने उसके ग्रेन्स को भी काटने के बाद अलग कर लिया, ग्रेन पहुंच गए मंडियों में। अब क्या करते हैं वहां से, फिर उनकी स्टोरेज होती है, उन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। गवर्नमेंट ने खरीदा, अब गवर्नमेंट उसे स्टोर करेगी ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सके, राइट। तो ये हो गए हमारे 7 स्टेप्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के। सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को किस लिए किया जाता है, सीड को स्टो करने के लिए। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सीड की प्लॉइंग होती है, फिर लेवलिंग होती है, और इवन कभी कभी मैन्योरिंग भी प्लॉइंग के टाइम पे होती है। ओके, तो कैसे करते हैं, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें है प्लॉइंग। प्लॉइंग कैसे की जाती है, इसमें सॉइल को लूज किया जाता है। लूज इन द सेंस कि ये एक टूल है जिसे बोलते हैं प्ला। इस टूल से, राइट, ये जो टूल है इससे फार्मर्स डिग करते हुए ये जो सॉइल है इसको लूज करते हैं। ओके, खोदना, जिसे जैसे घर में एक पॉट हो तो वो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ, उसमें कोई प्लांट भी नहीं लगा हुआ, उसकी जो सॉइल है वो भी टाइट हो जाती है, थोड़ी हार्ड भी हो जाती है। अब हमें उसमें कोई सीड उगाना है, शो करना है, तो क्या करेंगे, हम ट्रॉवल लेते हैं, खुरपा, उससे हम खोदना शुरू करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, ऊपर से टर्न करते हैं, फिर ही हम उसमें सीड डालते हैं। ऐसे ही लार्ज स्केल पर भी होता है। ओके, तो लूज किया जाता है। टर्न कैसे होती है सॉइल, जब हम नीचे तक डिग करते हुए जाते हैं तो नीचे की सॉइल ऊपर की सॉइल से मिक्स हो जाती है, और जो नीचे की सॉइल होती है इन कंपैरिजन टू टॉप सॉइल से ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो जब वो टॉप सॉइल के साथ मिक्स होती है तो फर्टिलिटी आ जाती है टॉप सॉइल में भी, ताकि जो रूट्स जब अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो उन्हें इनिशियल स्टेजेस से ही वाटर्स के साथ न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाए। ओके, तो इसे किससे किया जाता है, मैंने बताया प्लाव एक टूल है जो यूज़ किया जाता है। ये किससे बना होता है, वुड या आयरन का बना हुआ होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल में कि प्लाव कैसे टूल होते हैं। अब प्लाविंग के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला, ये रूट्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। सॉइल थोड़ी लूज हो गई, टर्न हो रही है, तो फर्टिलिटी तो आ गई, लूज हो रही है तो पेनिट्रेशन ईजी हो जाएगा रूट्स के लिए। हार्ड सॉइल में तो पेनिट्रेशन ईजी नहीं होता रूट्स का। ओके, तो पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। अब ज़्यादा पेनिट्रेशन डीपली करेंगी रूट्स तो क्या होगा, तेज़ विंड आने पर प्लांट गिरेगा नहीं। इसीलिए बड़े बड़े पेड़ हम देखते हैं वो क्यों खड़े रहते हैं इतनी तेज़ हवाओं में भी, क्योंकि उनकी जो रूट्स है बहुत नीचे तक गई होती है। कहावत में है ना, जितनी जड़ें मजबूत होती हैं इंसान उतना ही मजबूत होता है, राइट। क्योंकि नीचे जितनी जड़ें उसकी मजबूत होंगी उतना ही वो ऊपर के जो विंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, उनको झेल सकता है। अगर विंड्स रूट्स ही नीचे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगी तो सॉइल उस प्लांट को फर्मली कैसे होल्ड करेगी। ओके, उसके अलावा जब हम लूज करते हैं सॉइल को तो उसमें बहुत सारी स्पेस बन जाती है, जिससे उस स्पेस में बहुत सारी एयर स्टोर होती है। हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए ना, प्लांट्स को भी ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए। रूट्स ब्रीथ करती हैं तो उन्हें वो एयर
जो सॉइल जब लूज होती है उसके बीच में जो पोर्स में एयर होती है उन्हीं से वो एयर मिलती है जिससे दे कैन ब्रीथ. ओके, फिर इसमें हमारी जो सॉइल होती है इसमें वर्म्स और माइक्रोब्स होते हैं. जब लूज होती है सॉइल तो इनको ग्रोथ में हेल्प मिलती है. अरे हम तो प्लांट्स पढ़ रहे हैं, अब ये वर्म्स माइक्रोब्स क्यों? वर्म्स और माइक्रोब्स को फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है. ओके, और क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भी फर्दर लूजनिंग में और टर्निंग में सॉइल के हेल्प करते हैं और इवन ह्यूमस भी ऐड करते हैं सॉइल में, जो सॉइल को पोरस बनाती है. ओके, कैसे? आपने कभी देखा है बारिश होती है तो कभी पार्क में जहाँ पे मिट्टी विट्टी में से अर्थ फॉर्म्स या कुछ और कीड़े मकोड़े से छोटे छोटे इंसेक्ट्स निकल आते हैं. इवन एंट को देखा है, जो अर्थ को डिग करते हुए नीचे से ऊपर आती है या अंदर जाती है तो छोटे छोटे दाने होते हैं सॉइल के जो बाहर आ जाते हैं. वो क्या है? सॉइल को लूज कर रहे हैं. सॉइल टर्न भी हो रही है, नीचे की सॉइल बाहर आ रही है. राइट, सेम वे ये वर्म्स एंड माइक्रोब्स वर्क करते हैं. उसके अलावा प्लॉइंग करते हुए जो भी अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होती हैं, वो रिमूव हो जाती हैं फील्ड में से. ओके, और ये मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो है वो ऊपर आ जाती है, मिक्स हो जाती है. ओके, तो ये हो गए प्लॉइंग के बेनिफिट्स. अब अगर हमारी टॉप सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो प्लॉइंग करते वक्त क्या होता है? सॉइल के क्रम्स बन जाते हैं. क्रम्स मीन्स मोटे मोटे पत्थर के ढेले बन गए. ओके, अब अगर हम सीड्स सो करेंगे ऐसी जगह पर तो क्या वो ढंग से ग्रो होगी? नहीं हो पाएगी. राइट, तो क्या किया जाता है कि क्रम क्रशर होते हैं जिनसे इन क्रम्स को क्रश किया जाता है. जैसे अगर हम फर्स्ट टॉप पिक्चर में देखें तो यहाँ पे ट्रैक्टर ड्रिवन है, ये प्लाव कर रहा है. इसमें क्या है? ये देखो मोटे मोटे क्रम्स बन गए हैं सॉइल के. और ये सेकंड पिक्चर में देखें तो ये क्रम क्रशर है, ये क्रम्स हैं. इन क्रम्स को क्या कर रहा है? फाइन कर रहा है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लेवलिंग. अब जब हम प्लाव करते हैं तो प्लाव करने से क्या होगा? सॉइल ऊपर की तो थोड़ी उबड़ खाबड़ हो जाएगी ना, लेवल में तो नहीं होगी, लेकिन लेवलिंग बहुत ज़रूरी है. ओके, तो वुडन लेवलर होते हैं, वुड के बने हुए. आयरन लेवलर है इसमें जो ट्रैक्टर ड्रिवन है. इन लेवलर्स को यूज़ करके सॉइल को लेवल किया जाता है. इस वक्त उसे थोड़ा पानी भी दिया जाता है लेवल करने के लिए ताकि सॉइल उड़े नहीं. बहुत सारे फायदे होते हैं वाटर देने के स्टेज में. ओके, तो हम बेनिफिट्स देखते हैं. लेवलिंग के बेनिफिट क्या है? अब हमने प्लाव कर लिया, हमारी ऊबड़ खाबड़ हो गई है सॉइल, ऊपर की लूज हो गई, टर्न हो गई, लेकिन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ भी है. तेज हवा आई, अब वो क्या करेगी? अपने साथ उड़ा के ले जाएगी मिट्टी को, लूज पड़ी हुई है. बारिश आ गई बहुत तेज, क्या करेगी? बहा के ले जाएगी, वो भी पानी की जो वेव होगी अपने साथ मिट्टी को. अब ये जो ऊपर आई थी सॉइल, हमने टर्न की थी, ये तो फर्टाइल सॉइल थी. क्या होगा? सॉइल कोरोजन हो जाएगा. राइट, तो लेवल करने से स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ या स्ट्रॉन्ग रेन हो रही है तो उसके फ्लो के साथ, वाटर फ्लो के साथ सॉइल जाती नहीं है इजीली. ओके, उसके अलावा ये हमें यूनिफॉर्मली सीड्स को सो करने में भी हेल्प करती है. एक लेवल पर है तो हमें पता है कि सीड्स को कहाँ कहाँ स्पेसिंग देनी है. राइट, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में भी हेल्प करती है, क्योंकि क्या होगा? उबड़ खाबड़ होगी, अगर हम पानी दे रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मली सब जगह तो नहीं बराबर पहुंचेगा ना, कहीं ज़्यादा कहीं कम. लेवल कर देंगे तो एक साथ पानी पूरी फील्ड में प्रॉपरली पहुंचेगा. ओके, इससे मॉइस्चर भी लॉस फील्ड का नहीं होता. इवनली पानी जाएगा तो प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन रहेगा पूरी फील्ड में. राइट, तो ये तो हो गए हमारे लेवलिंग के बेनिफिट्स. अब हम आते हैं, हमने क्या था कि मैन्योरिंग भी करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में. ये हमेशा नहीं करते लेकिन कभी कभी किया जाता है कि प्लाव करने से पहले सॉइल के ऊपर मैन्योर को, जैसे ये फार्मर है स्प्रेड कर रहा है मैन्योर, फील्ड के ऊपर मैन्योर को स्प्रेड कर दिया जाता है. और जब प्लाव किया जाता है तो क्या होता है? ये मैन्योर मिक्स हो जाती है सॉइल के साथ. ओके, ये हो गई हमारी मैन्योरिंग, जिससे क्रॉप्स को ग्रोथ में हेल्प मिलती है. तो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया कंप्लीट. ओके, हमने क्या किया? हमने उसे प्लाव किया, हमने उसे लेवल कर दिया, और अगर ज़रूरत पड़ी थी तो हमने प्लाव के टाइम पर ही
मैन्योरिंग भी करती है। ओके, बट रिमेंबर वन थिंग, सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सीड्स आर सोन इन इट। सीड्स को सो करने से पहले जब हम ये लेवल करते हैं, लेवलिंग करते हैं, आप ये देखोगे इसमें क्या है, ये वाटर दिख रहा है ना आपको। तो जब हम लेवलिंग करते हैं, हम कुछ पानी फील्ड्स को देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सीड्स को कभी भी बहुत ज़्यादा वेट या बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल में हम सो नहीं कर सकते। ओके, जर्मिनेशन नहीं होगा ढंग से। ऑलराइट, तो इनको लेवल करते वक्त एक लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर भी दिया जाता है। अब हमने प्लाव के बारे में पढ़ा था, प्लाउइंग करने के लिए तो हम देखते हैं कितनी तरह के होते हैं। तो हमारे पास एक है ये प्लाव, सेकंड है हो, थर्ड वन इज कल्टीवेटर। तो डिटेल में देखें, ये है फर्स्ट प्लाव, इसमें एक ये लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है। ओके, ये वुड का बना हुआ है रॉड, राइट। इसका जो टॉप होता है, यहाँ पर एक बीम होती है, वुडन बीम, ये हमारी वुडन बीम है पिक्चर में। इस वुडन बीम पर नेक रखे जाते हैं, जो बिकॉज इसको पुल करने के लिए पेयर ऑफ एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। काऊ हो सकते हैं, बुलक्स हैं, ऑक्सन है, कैमल्स हैं, इवन हॉर्सेस का भी कहीं पर यूज़ होता है। तो ये जो बीम है, इनको इनके नेक पर रख दिया जाता है। अब ये जो लॉन्ग रॉड है, इसका जो टॉप पोर्शन होता है, इसमें एक हैंडल बनाया होता है फार्मर की ग्रिप के लिए। नीचे होता है प्लाव शेयर, ये एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप है आयरन की बनी हुई, जो नीचे अर्थ में, सॉइल में डिग करती है। सॉइल में डिग करने के बाद जब पेयर ऑफ एनिमल्स, जो हम एनिमल्स यूज कर रहे हैं, जब वो चलते हैं, तो ये डिग करते हुए अर्थ को टर्न और लूज करती हुई चली जाती है ऊपर की टॉप सॉइल को। ओके, और ये जो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड है, इसको हम बोलते हैं प्लाव शाफ्ट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है प्लाव जैसा। इसमें ये एक आयरन की प्लेट है, जिसे बेंड प्लेट बोलते हैं। ये हमारे पास रॉड है, जो वुड या आयरन की बनी हो सकती है। ये बीम है, जिसको एनिमल्स के नेक पर, इसमें भी पेयर ऑफ एनिमल्स की जरूरत है, नेक पर रखा जाता है। ये ग्रिप है फार्मर के पकड़ने के लिए। ऑलराइट, अब है कल्टीवेटर्स। ये आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में इन्हीं को यूज़ किया जाता है, मैक्सिमम यही यूज़ होते हैं। इसमें क्या है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये क्या थे, ये प्लाउशेयर थे। प्लाउशेयर जो एक स्ट्रिप है आयरन का, ट्रायंगुलर एक शेप में बना हुआ है, जिससे डिग होता है। तो कल्टीवेटर में बहुत सारे प्लाउशेयर्स होते हैं। सी, 2 रोज में है, आगे और पीछे, ये सब प्लाउशेयर है, राइट। तो जब इसको ट्रैक्टर के पीछे ज्वाइंट करके ट्रैक्टर से ड्राइव किया जाता है, तो ये पीछे डिग करता हुआ चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो सिंगल लाइन में एक बार में करेगा, फिर उसे वहाँ से एक लाइन लानी पड़ेगी, फिर एक लाइन, राइट। लेकिन इसमें क्या है, कल्टीवेटर में वो एक साथ बहुत सारी लाइंस में प्लाव करता है, टर्न करता है, लूज करता है सॉइल को। ओके, तो इससे हमारी लेबर भी बचती है और हमारा टाइम भी सेव होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड स्टेप पर, सोइंग ऑफ सीड्स। सीड्स को जब हम फील्ड में स्कैटर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सोइंग। ऑलराइट, सोइंग से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम क्वालिटी ऑफ सीड्स चेक करें कि सीड्स की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि जिस तरह की सीड्स हम सो करेंगे वैसी ही तो हमारी क्रॉप होगी। तो हेल्दी सीड्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं, कैसे हम चेक करते हैं कि क्वालिटी ऑफ सीड्स हमारी कैसी है। उसमें से अगर हमें अलग करना है हेल्दी और अनहेल्दी, तो कैसे कर सकते हैं। हमने एक बीकर लिया, इसमें हमने लिया है वाटर। इस वाटर में हमने व्हीट की सीड्स हैं उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने स्टर किया। स्टर करने के बाद थोड़े टाइम के लिए हमने इसे छोड़ दिया। आफ्टर सम टाइम वी विल सी कि यहाँ पे बहुत सारी सीड्स होंगी जो बॉटम में सेटल हो जाएंगी, कुछ सीड्स ऐसी होंगी जो ऊपर फ्लोट करती रहेंगी। तो जो सीड्स सेटल हो जाती हैं बॉटम में, ये होती हैं हेल्दी सीड्स, और जो फ्लोट करती हैं ये होती हैं हमारी अनहेल्दी सीड्स। ओके, गॉट इट।
तो इस तरह से हम अनहेल्दी सीड्स को अलग कर सकते हैं और सिर्फ हेल्दी सीड्स को सो कर सकते हैं, राइट। तो हम देखते हैं सोइंग कैसे होती है। सोइंग दो तरीके से होती है। एक तो हमने हाथ में ऐसे सीड्स को लिया और यूज स्कैटर कर दिया। जैसे हम कहीं पर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे पिजन्स हैं, उनको दाना डाला जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी ले गए, से बाजरा ले गए और हमने हाथ में लिया और यूं बिखेर दिया, राइट। बर्ड्स आए, पिक किया, खा लिया। ओके, ऐसे ही हम सीड्स को हाथ से भी सो कर सकते हैं। स्कैटर कर दिया, स्कैटरिंग ही तो करनी है, स्कैटर कर दिया। दूसरा होता है कि प्लाव के साथ एक फनल टाइप एक टूल है, जिसमें ऊपर क्या है, यहाँ पे एक ये फनल बनी हुई है, फनल के नीचे एक लॉन्ग रॉड है, यहाँ पे छोटा होल है इस रॉड में नीचे। ऊपर से क्या करेंगे, सीड्स डालते जाएंगे, वो सीड्स नीचे जाती जाएंगी। तो प्लाव कर रहे हैं लाइन में, प्लाव करें तो डिग तो हो ही रहा है, अंदर थोड़ी डेप्थ बन रही है, उस डेप्थ में ये सीड्स जाती जाएंगी लाइन वाइज। ओके, इस तरह से भी हम सीड्स को सो कर सकते हैं, राइट। तो दोनों प्रोसेस को एक एक करके देखते हैं। अगर हम हाथ से यूं ही जब सीड्स को स्कैटर करके सो करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, राइट। इसके नुकसान क्या है, जैसे मैंने पिजन के एग्जांपल दिया, हम स्कैटर करते हैं तो आ जाते हैं ना खाने, तो हम कहीं पर भी सीड्स को लेकर यूं ही स्कैटर कर दें तो हमेशा बर्ड्स आ जाएंगे खाने के लिए। तो हम फील्ड में कर रहे हैं तो बर्ड्स तो आएंगे ना, क्या होगा, हमारी सीड्स का लॉस, क्रॉप प्रोडक्शन का लॉस, सभी सीड्स ग्रो तो करेंगी ही नहीं, बहुत सारी बर्ड्स लेके उड़ जाएंगे, खा लेंगे राइट। और उसके अलावा हम एक प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ होगी नहीं, हमने तो ऊपर ऊपर कर दिया, अब वो कितनी डेप्थ में गया नहीं गया, स्पेसिंग नहीं रहेगी, कहीं पर पूरा एक झुंड में हो गए, कहीं पर दूरी में हो गए, तो एक प्रॉपर स्पेसिंग नहीं बनेगी। वहीं अगर हम बात करें जो हम फनल से प्लाव के साथ अटैच करके अगर हम सीड्स को सो करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, एक तो हमें डेप्थ मिलती है, करेक्ट इंटरवल पर हम सो कर सकते हैं, हमें पता है इतनी 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 दूर पर इतना इतना सीड ही हमें डालना है। उसके अलावा जब सीड्स जो है प्रॉपरली सॉइल से कवर हो जाती हैं, जिससे बर्ड्स पिक नहीं कर सकते, रेगुलर रोज होते हैं क्योंकि लाइन वाइज ही तो जाएगा, वो एक बार जाएगा तब वहाँ सो करेगा, तो प्रॉपर लाइंस बनती हैं, जैसे एक तरह से प्रॉपर स्पेसिंग तब भी बन रही है, टाइम भी बचाता है, हमारी लेबर भी बचाता है। ओके, ये तो हो गए हमारे सोइंग का सेकेंड मेथड, राइट। अब हम देखते हैं सीड्स को सो करते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले हम अभी पढ़ते आ रहे हैं, राइट डेप्थ बहुत ज़रूरी है, राइट स्पेसिंग बहुत ज़रूरी है, राइट इंटरवल्स पे उन्हें उगाना बहुत ज़रूरी है, ओवर क्राउडेड भी नहीं होने चाहिए, ओवर लूज भी नहीं होने चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल में और हाईली वेट सॉइल में हम सीड्स को ग्रो नहीं करते। ओके, तो करेंगे तो ढंग से जर्मिनेशन उनका नहीं होगा। तो ट्रांसप्लांटेशन क्या है, कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं जिनके सीड्स को डायरेक्टली फील्ड्स में तो नहीं किया जाता है, इनको एक पीस ऑफ लैंड या किसी नर्सरी में क्या करते हैं, सीड्स को सो कर लेते हैं, और जब इसमें से सीडलिंग्स आती हैं, जैसे हम फर्स्ट पिक्चर में देखें, ये पैडी है, राइस, सीडलिंग्स उगाती एक पीस ऑफ लैंड में, बहुत पास पास होंगी। अब इनके बंचेस बना लिए जाते हैं, लेकिन बंचेस बनाते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि सिर्फ हेल्दी सीडलिंग्स को ही हम सिलेक्ट करें। ओके, हेल्दी सीडलिंग्स के हमने बंचेस बना लिए, फिर क्या करते हैं, अगर हम सेकंड पिक्चर में देखें, फिर इन बंचेस को ले जाकर फील्ड्स में ले जाते हैं, वहाँ ले जाकर सिंगल सिंगल प्लांट को प्लांट कर दिया जाता है प्रॉपर रोज और स्पेसिंग के साथ। ओके, इस प्रोसेस को, ये जो ट्रांसफरिंग है सीडलिंग्स का, कहाँ से, फ्रॉम नर्सरी और लैंड टू द लार्ज फील्ड बाय हैंड, इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन, इसे बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास पैडी, राइस। ओके, इसके फायदे क्या होते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हेल्दी सीडलिंग्स को ही चूज करते हैं, अनहेल्दी को बंचेस में नहीं लाया जाता है, इससे रूट्स का पेनिट्रेशन बेटर होता है, शूट सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है, एंड ऑफ कोर्स जब हम हाथ से एक एक प्लांट को लगा रहे हैं तो राइट स्पेसिंग और राइट इंटरवल तो हम देंगे ही। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, प्रिपेयर हो गई सॉइल, हमने सीड्स भी सो कर दिए, अब क्या करना है,
उनके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो क्या करेंगे, हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। दोनों में फ़र्क क्या है, मैन्योर नेचुरल है और फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल है, इतना याद रखिए। ओके, तो मैन्योर क्या है, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है। किससे बनता है, एनिमल वेस्ट जैसे काउ डंग हो गया, ह्यूमन वेस्ट हो गया, और जो प्लांट वेस्ट है, कोई भी प्लांट के चाहे वो रूट्स हों, चाहे उनके लीव्स हों, स्टेम्स हों, जो भी प्लांट वेस्ट होता है, ये क्या किया जाता है, एक पिट उन लोगों ने डिग की, उस पिट में जितना भी एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, उसको डालते रहते हैं। इवन हमारा बचा हुआ इवन खाना है, फूड वगैरह हमने बनानास की आउटर कवरिंग्स है, कुछ भी है, हमने सब उसमें डंप कर दिया। अब क्या है, उन पर बैक्टीरिया जो है वो एक्शन करते हैं, उसे डिकम्पोज करने लगते हैं। ओके, तो मैन्योर कैसे बनता है, ये जो वेस्ट है इसमें स्लोली डिकम्पोजिशन होता है। जो कौन करते हैं, इसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इस डिकम्पोजिशंस को कैरी आउट करते हैं और इसे मैन्योर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और ये ऑर्गेनिक मैटर होता है। राइट, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है मैन्योर के। मैन्योर सॉइल को काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर देता है, जैसे कि ह्यूमस। ह्यूमस से क्या होता है, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की वो इंक्रीज होती हैं। ओके, उसके अलावा ये सॉइल को पोरस भी बनाता है। पोरस बनाने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होता है सॉइल में। उसके अलावा क्या होगा, पोरस होने से ज़्यादा वाटर एयर को होल्ड कर पाएगा, एयर ज़्यादा मिलेगी, रूट्स को ब्रीथिंग में ईजी होगा। वाटर है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स मिक्स होंगे, रूट्स इजीली एब्जर्व कर लेंगी। ओके, और इसमें माइक्रोब्स को भी बढ़ने में मदद मिलती है। हमने पढ़ा था कैसे वर्म्स और माइक्रोब्स आर फार्मर्स फ्रेंड। राइट, अब हम आते हैं इसके नुकसान क्या है। देखिए, ये बहुत बल्की होता है, इसको स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना इज़ नॉट ईजी। ओके, और ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये ह्यूमस ज़्यादा देता है सॉइल को। लेकिन अगर हम कहें कि एक प्लांट को नाइट्रोजन की ज़रूरत है या उसे पोटेशियम की ज़रूरत है, स्पेसिफिक न्यूट्रेंट की ज़रूरत है, तो ये स्पेसिफिक रिच न्यूट्रेंट नहीं होता इसमें। ओके, अब हम देखते हैं फर्टिलाइज़र क्या है। फर्टिलाइज़र मैंने बताया आर्टिफिशियल है, हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, वही इनमें होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। किसी भी एक पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र में एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, नाइट्रोजन होगा या पोटेशियम होगा या फास्फोरस होगा। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ फर्टिलाइजर्स के, जैसे यूरिया हो गया, ओके, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, पोटैश है, और एक एनपीके भी होता है। एनपीके में क्या है, एनपीके में 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है। एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, ओके, पी स्टैंड्स फॉर phosphorus, and K stands for, tell me guys, K stands for potassium. Okay, तो NPK, राइट, ये भी क्या है, एक फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है, नाम है। अब एडवांटेजेस क्या है फर्टिलाइजर के, ये एक अच्छी यील्ड देते हैं क्रॉप को, ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सॉइल को अगर न्यूट्रिएंट नहीं है तो बहुत जल्दी इसे अवेलेबल करा देते हैं। जैसे ही हमने डाला, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और प्लांट्स इन्हें इजीली एब्जर्व कर लेते हैं, तो दे गेट न्यूट्रिएंट्स वेरी फास्ट। ऐसा नहीं है आज डाला उनमें कुछ और होगा अंदर प्रोसेस फिर प्लांट एब्जर्व करेगा, ऐसा नहीं है। दे आर रेडिली अवेलेबल फॉर्म में होते हैं। जैसे ही हम डालते हैं, वाटर में एब्जर्व हुआ, रूट्स ने एब्जर्व किया, प्लांट्स गॉट देयर न्यूट्रिएंट्स। ओके, इन्हें ट्रांसपोर्ट करना इजी है, स्टोर बैग्स वगैरह में आते हैं, स्टोर करना इजी है, राइट, और इन्हें हैंडल करना भी इजी है। अब इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब नुकसान क्या है, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान तो होते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू, राइट।
तो फर्टिलाइज़र के नुकसान है कि ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल का जो केमिकल नेचर होता है वो चेंज हो जाता है। मीन्स एसिडिक और एल्कलीन नेचर जो होता है, एक बैलेंस बनाना होता है सॉइल का। ज़्यादा यूज़ करने से, किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ किया है हमने ज़्यादा, तो या तो वो ज़्यादा एसिडिक हो सकती है या ज़्यादा एल्कलीन हो सकती है, विच इज़ नॉट गुड, विच जो सॉइल को इनफर्टाइल बनाता है। ओके और उसके अलावा ये वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं बहुत इजीली, बहुत फास्ट, बट ये पॉइजनस भी हैं। तो जब ये पॉन्ड्स में, लेक्स में या रिवर्स में, जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें पहुंचते हैं तो उस पानी को पॉल्यूट करते हैं। ओके, गॉट इट? कि हमारे पास फर्टिलाइजर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस क्या है। होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा, और जिनको समझ में आ गया है वो कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई रियली फील हैप्पी अगर आप लोग करोगे। तो डिफरेंस क्या है? मैन्योर क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है, राइट? किससे बनता है? एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से बनता है। फर्टिलाइजर्स क्या है? ये सॉल्ट या ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज़ नॉट रिच इन असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हमने पढ़ा था ना अभी कि एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूट्रिएंट अगर हम ढूंढ रहे हैं तो वो मैन्योर में नहीं मिलेगा, ऑर्गेनिक मैटर है ये। ओके, लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है? ये हमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देते हैं जो चाहिए। ओके, ये ऑर्गेनिक मैटर देते हैं, जैसे ह्यूमस बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं सॉइल में, जो उसे पोरस बनाती है, ये केमिकल नेचर को हेल्प करती है, फर्टिलिटी बढ़ाती है। लेकिन फर्टिलाइजर्स किसी भी तरह का ह्यूमस ऐड सॉइल में नहीं करते हैं। ओके, ये स्लोली एब्जर्व होता है प्लांट्स द्वारा। अगर हमने मैन्योर डाला, उसमें जो भी है वो जल्दी एब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ज़्यादा नहीं है। और फर्टिलाइजर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, डाला, रेडी इन वाटर टू बी यूज बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। ओके, रूट्स ऑब्जर्व करती हैं, प्लांट तक पहुंच जाता है। मैन्योर को हम कहीं भी बना सकते हैं, फील्ड्स में, रोड साइड में, कहीं भी पेट खोली और हमने सब कुछ डाला और डिकम्पोजिशन से स्लोली तैयार हो गया। लेकिन फर्टिलाइजर्स को कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का प्लांट्स पर कैसे इफेक्ट होता है। तो ये आप अपने घर पर भी अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। हमने मूंग या ग्राम सीड्स ली, ओके, उनको जर्मिनेट किया, सीड्स को सो किया, जर्मिनेट हुई, उसमें से सीडलिंग्स आई। हमने 3 सेम साइज की सीडलिंग्स ली, सिलेक्ट की, और हमने 3 पॉट्स में उनका हमने नेमिंग किया, A, B एंड C। 3 पॉट्स में लगाई। अब उनमें हमने सॉइल कैसे ली? A में हमने सॉइल में थोड़ा मैन्योर मिक्स करके डाला, B में हमने फर्टिलाइजर मिक्स किया सॉइल के साथ, C में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। ओके, फिर हम इसे इरिगेशन करते रहे, वाटर हमने दिया एज रिक्वायर्ड। वाटर देने के बाद कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि जो ग्रोथ होगी सबसे कम सी में होगी, सबसे लेस किस में है? सी में है। ना तो हमने इसमें मैन्योर डाला, ना फर्टिलाइजर डाला। उसके बाद उससे बेटर ग्रोथ किस में है? ए में है, जिसमें मैन्योर डाला था, क्योंकि उसने कुछ तो दिया, ह्यूमस दिया, कुछ ना कुछ और छोटे मोटे न्यूट्रिएंट्स कुछ तो दिया प्लांट को। लेकिन अगर हम बी में देखें, जिसमें फर्टिलाइजर डाला था, तो प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए था उसी के हिसाब से हमने फर्टिलाइजर डाला होगा, उसे मिल गया, और हमें सबसे अच्छी जो ग्रोथ मिली वो किस में मिली? फर्टिलाइजर में मिली। ओके, अब हम देखेंगे लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती हैं। अब देखिए, बहुत सारी क्रॉप्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, हम फर्टिलाइजर भी आता है नाइट्रोजन का। तो भाई नाइट्रोजन तो एयर में ही बहुत प्रेजेंट है, तो हम वहाँ से ही प्लांट क्यों नहीं ले लेता? प्लांट गैस फॉर्म में नाइट्रोजन एयर से नहीं ले सकता। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? रूट्स वाटर में से ऑब्जर्व करती हैं, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्लांट को मिलते हैं। अब गैस फॉर्म में कैसे ले ले वो? तो अब क्या होता है कि जो जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, इनके जो रूट न्यूड्यूल्स हैं, इसमें एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ओके, जिन्हें बोलते हैं राइजोबियम। क्या कहते हैं बच्चों? राइजोबियम। ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये उसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं बैक्टीरिया? ये एयर से नाइट्रोजन लेते हैं और इसे वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स को जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना रूट्स एब्जर्व कर लेती हैं, बाकी का नाइट्रोजन क्या होता है, सॉइल में रह जाता है, जिससे कि अगर हम नेक्स्ट क्रॉप जो ग्रो करें जिसे नाइट्रोजन की ज़रूरत है और उनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में, तो उन्हें कुछ नाइट्रोजन तो एटलीस्ट सॉइल से मिल जाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से जब लेग्यूमिनस क्रॉप्स के बीच में नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उगाया जाता है, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप्स हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स, और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती हैं लेकिन उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो जब इन्हें ऑल्टरनेटिवली ग्रो किया जाता है उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। ओके, तो क्रॉप रोटेशन क्या है, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं उन्होंने जो नाइट्रोजन सॉइल में छोड़ा हुआ है, अब उसके बाद हमने ऐसी क्रॉप उगाई जैसे, क्योंकि बेसिकली क्रॉप्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उन्हें काफ़ी हद तक नाइट्रोजन सॉइल से मिल जाएगा, और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हमारे पास नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट हो गया, मेज, पैडी, मिलेट, ये नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं लेकिन इन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो अगर लेग्यूमिनस क्रॉप्स जैसे पल्सेस, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, अगर हम इन्हें पहले ग्रो करें और उसके बाद इन्हें ग्रो करें तो क्या होगा, हमने पहले लेग्यूमिनस की, उसने नाइट्रोजन दे दिया सॉइल को, कुछ यूज़ किया, कुछ सॉइल में है, और उसके बाद हमने नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप उगाई, तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है कि सॉइल में नाइट्रोजन होता है। ओके, तो इसके फ़ायदे क्या हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है सॉइल की, रिप्लेनिश करती है सॉइल को इससे नाइट्रोजन से, राइट, इसलिए ये प्रोडक्शन भी बढ़ा देती है ग्रेन्स का, और हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, वी अंडरस्टूड, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए, अब इरिगेशन, वाटर जो हम देते हैं, जो वाटर सप्लाई दी जाती है क्रॉप्स को फील्ड्स में, उसी को बोलते हैं इरिगेशन। और ये क्यों ज़रूरी है, वाई इज इरिगेशन रिक्वायर्ड, जब हम प्लाउ करते हैं, शुरू में सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, प्लाउ करते हैं, उस वक्त भी पानी दिया जाता है ताकि सॉइल सॉफ्ट हो जाए, प्लाउ करना इजी हो जाए। उसके अलावा ये मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है सॉइल को, जिससे सीड्स इजीली जर्मिनेट करती हैं, कि ड्राई सॉइल में तो सीड जर्मिनेट नहीं करेंगी। और क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ताकि रूट्स उसे इजीली एब्जर्व कर सकें। ओके, नेक्स्ट से प्रोटेक्ट करता है क्रॉप प्लांट को फ्रॉम हॉट एयर करंट्स एंड फ्रॉस्ट, इन सब से भी बचाता है। ओके, तो हमें समझ में आया इरिगेशन, पानी देना क्यों ज़रूरी है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इरिगेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स मीन्स कितना पानी देना है, किसको कब देना है, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो नेचर ऑफ क्रॉप, क्रॉप कैसी है, ज़्यादा पानी चाहिए, कम पानी चाहिए, जिस तरह की क्रॉप है वैसा ही हम उसे पानी देंगे। जैसे कि पैडी, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, उसी हिसाब से देना पड़ेगा। वीट, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सेकंड, नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल कैसी है। अब मान लीजिए वो सॉइल जो है सैंडी सॉइल है, कैसी है, हमारी सॉइल सैंडी है। सैंडी सॉइल में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा परमिएबल होती है, बहुत हाईली परमिएबल है, मीन्स जैसे ही हमने पानी दिया ये पोरस होती है, बहुत ज़्यादा फटाफट पानी नीचे नीचे चला जाता है। अब प्लांट की रूट्स मान लो यहाँ तक है, अब वाटर कैसे मिलेगा प्लांट को, उसने थोड़ा सा ही लिया था, अब तो पानी नीचे चले गया, उसके भी लेवल से रूट्स के भी नीचे चला गया। तो क्या करना पड़ेगा, हमें फ्रीक्वेंटली इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि इस लेवल तक हम वाटर की रिक्वायर्ड क्वांटिटी को मेंटेन कर पाए। ओके, और वहीं अगर क्लेई सॉइल है, जो क्लेई सॉइल होती है ये लेस परमिएबल होती है, पानी को रिटेन कर पाती है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो पहला था किस तरह की क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, सेकंड है किस तरह की सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, थर्ड आता है
सीजन कौन सा है भाई? बारिश हो रही है, पानी की ज़रूरत तो है, लेकिन बारिश से ही पूरी हो रही है तो वहाँ से हम ट्यूबवेल थोड़ी चला देंगे, राइट? तो सीजनैलिटी पर भी डिपेंड करता है, किस सीजन में है, वाटर रिक्वायरमेंट हो रही है नहीं हो रही है, उसी हिसाब से हम उन्हें वो इरिगेशन देते हैं। ओके, क्योंकि समर सीजन में गर्मियों में ज़्यादा पानी चाहिए, हमें भी तो पानी की ज़रूरत गर्मियों में ज़्यादा होती है ना, ऐसे ही प्लांट्स को भी ज़्यादा होती है। विंटर में हमें भी कम होती है, उन्हें भी कम होती है। ओके, नेक्स्ट है इरिगेशन के सोर्सेज क्या हैं। रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब से वाटर यूज़ होता है इरिगेशन के लिए, राइट? ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे कुछ, एक मोट जिसे पुली सिस्टम भी बोलते हैं, चेन पंप, डेकली है, एंड राहत या लिवर सिस्टम भी जिसे बोला जाता है। ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं, मेथड्स हैं इरिगेशन के, लेकिन इसमें ह्यूमन लेबर भी बहुत लगता है और किसी न किसी एनिमल का भी ज़रूर यूज़ होता है, और ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसमें कॉस्ट नहीं है ज़्यादा लेकिन एफिशिएंसी कम है। इन चारों सिस्टम्स को थोड़ा देखते हैं क्या है। पहला है मोट या पुली सिस्टम। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वेल है, यहाँ पर एक पुली है, राइट? पुली के ऊपर क्या लगाई गई है? एक रोप है। उस रोप को एक तरफ टाई किया गया है एनिमल के साथ, और एक तरफ ये पॉट टाई कर दिया गया है पुली के ऊपर से, रोप जो आ रही है उसके दूसरे एंड में। अब जब एनिमल इस साइड मूव होगा तो क्या होगा? ये रोप वेल में नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी, उसमें पानी भरेगा पॉट में, फिर एनिमल इस साइड मूव करेगा तो क्या होगा? रोप ऊपर आएगी, जिससे फार्मर इस पानी को बाहर निकाल लेगा। ओके, ये तो हो गया मोट या पुली सिस्टम जिसमें पुली का यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेन पंप क्या है। चेन पंप वहां यूज होता है जहां पर हमारी फील्ड्स तो ऊपर हैं लेकिन हमारे जो वाटर रिसोर्स है वो नीचे लेवल पर है। तो ये देखिए, ये एक टिल्टेड चेन पंप है। इसमें एक ये चेन है, बेल्ट है जो चारों तरफ घूम रही है दो व्हील्स के ऊपर। इस चेन में छोटे छोटे पॉट्स हैं जिनको अटैच किया गया है। यहाँ पर एक हैंडल है घुमाने के लिए। तो जब इन व्हील्स को घुमाया जाता है तो क्या होगा? ये चेन रोटेट करना शुरू करेगी। करते करते ये जो पॉट है पानी में जाएंगे, यहाँ से फिल होंगे, फिल होकर ऊपर आएंगे, यहाँ आकर क्या होंगे? टिल्ट हो जाएंगे। टिल्ट होंगे तो पानी बाहर फ्लो होगा, पानी हमें फील्ड्स को मिल जाएगा, और ये फिर से खाली होके फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह से हम इसे वाटर यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है धेकली। धेकली वहाँ यूज होता है जहाँ पे बहुत शैलो वाटर रिसोर्स हो, मीन्स पानी बहुत ऊपर ही, वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, वेल खोदी बहुत ऊपर ही पानी हमें दिख रहा है, ज़्यादा गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे काम करता है? आपने सीसॉ देखा है? सीसॉ झूला होता है ना, एक सीसॉ जिसमें एक साइड बैठ गए हम, एक साइड हमारे फ्रेंड, एक बार वो नीचे एक बार वो ऊपर तो हम नीचे, राइट? सेम उसी तरह से ये सीसॉ की तरह काम करता है। इसमें ये एक फॉर्क टाइप सेट बना है जिसको इन्होंने फिक्स कर दिया। एक ये वुडन बीम लिया लॉन्ग, इसके एक साइड पर वेट को टाई कर दिया, क्योंकि हमारे एक साइड पे क्या है? हमारा फ्रेंड है, तो समझ लीजिए ये फ्रेंड हो गया फार्मर का, राइट? इस पत्थर को यहाँ टाई किया और दूसरी साइड रोप से एक पॉट को बांध दिया। अब इस रोप को नीचे खींचा, ज़्यादा पानी तो गहरा है नहीं, नीचे आया और जैसे ही छोड़ा ये भर गया पॉट पानी का, उसे छोड़ दिया रोप को। अब यहाँ पर तो वेट है ही है, ये क्या करेगा? उसको ऊपर खींच लेगा। ऊपर आया और फार्मर ने पानी निकाल लिया। ओके, तो ये होती है धेकली। फोर्थ होता है हमारा राहत या लिवर सिस्टम। ये भी चेन पंप की तरह ही है, लेकिन चेन पंप क्या था? टिल्टेड बनाया जाता है क्योंकि हमारा वाटर लेवल, जो वाटर जहाँ से हमारा रिसोर्स है वो डाउन है, नीचे के लेवल पर है, और हमारी फील्ड्स ऊपर हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेम ही ऑलमोस्ट लेवल होता है। अब जैसे ये हमारी एक वेल है, ओके, इसमें ये एक व्हील ली हुई है जिसके ऊपर चेन है और उसके ऊपर ये बहुत सारे पॉट्स बांधे हुए हैं, राइट? और इस लॉन्ग रॉड से यहाँ पे एक लिवर सिस्टम है जिसके साथ इसे अटैच किया गया है ये पूरा, और यहाँ पर जो बीम है ये पेयर ऑफ एनिमल्स के नेक पर इन्हें रख दिया गया। अब जैसे जैसे एनिमल्स गोल गोल घूमेंगे
ये गोल गोल घूमेगा, राइट, ये गोल गोल घूमेगा तो ये भी गोल गोल मूव होगा, राउंड मूव होगा तो क्या होगा, ये पॉट पानी में जाएंगे, भरेंगे, टिल्टेड होंगे और पानी बाहर आएगा जैसे चेन पंप में आ रहा है। ओके, तो इसमें लिवर सिस्टम यूज हो रहा है, इसलिए इसे राहत या लिवर सिस्टम बोलते हैं। ऑलराइट, आजकल हम ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, बहुत कॉमन है। ट्यूबवेल्स हम वेल्स से निकाल सकते हैं पानी, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, जिससे भी निकालना हो बहुत इजीली हम ट्यूबवेल्स लगा के, पंप्स लगा के हम पानी को पंप आउट कर सकते हैं। ये पंप्स इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस या सोलर सिस्टम से, सोलर एनर्जी से रन होते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के। एक है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो हम देखते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक मेन पाइपलाइन होती है, हमने एक मेन पाइपलाइन फील्ड के बीच में लगा दी। ओके, उसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स हैं जो रोटेट करेंगे, गोल गोल घूमेंगे। जब हम पानी देंगे इस पाइप में प्रेशर के साथ, ओके, और जब ये पानी पाइपलाइंस में जाएगा तब क्या होगा, ये नोजल्स घूमेंगे और एक जैसे बारिश होती है उस तरह से पानी स्प्रिंकल होगा, फील्ड में वाटर मिलेगा। इसके फायदे क्या हैं, अगर लैंड अनइवन है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, तो इस तरह से बारिश की तरह से पानी स्प्रिंकल होता है फ्लो करके, तो नहीं जा रहा कि कहीं रुक जाएगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पानी का। ये सैंडी सॉइल में बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, सैंडी सॉइल पोरस होती है, फटाफट पानी नीचे नीचे चला जाता है, तो फ्रीक्वेंटली देना पड़ता है पानी। इससे हम फ्रीक्वेंटली पानी दे सकते हैं और वेस्टेज भी नहीं होगी। ओके, सेकेंड है हमारा ड्रिप सिस्टम। ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है। इसमें नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, बहुत सारे पाइप्स, नैरो पाइप्स लगाए जाएंगे, इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर होल्स होंगे। ये होल्स ऑलमोस्ट नियरली रूट्स के पास ही होते हैं प्लांट की। अब जब पानी दिया जाता है इन पाइप्स में तो ये ड्रिप सिस्टम होता है, मीन्स थोड़ा थोड़ा ड्रॉपलेट्स में पानी इनमें से निकलता है। तो जहाँ पर रूट्स हैं वहाँ पे सफिशिएंट पानी मिल जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ पे ये सिस्टम यूज़ होता है, हमने बताया, तो पानी का वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि वैसे ही पानी कम है। ओके, ये नहीं है कि ज़्यादा पानी है तो वेस्ट करते हो, तब भी नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया ड्रिप सिस्टम। इसके एडवांटेजेस, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलता है, वेस्ट नहीं होता है, मिनिमाइज करता है यूज़ ऑफ वाटर को, जहाँ पे कम पानी की अवेलेबिलिटी है, एटलीस्ट वहाँ के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, कम पानी को वो बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन भी ऑफ कोर्स उनका अच्छा होगा। अब आता है वीड्स के रिमूवल पर। ओके, अब वीड्स आ गई क्रॉप में, अब हमें उन वीड्स को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये जो प्रोसेस होता है वीड्स को रिमूव करने का, इसे हम बोलते हैं वीडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कुछ वीड्स के, जैसे वाइल्ड ओट हो गया, जावी ग्रास है, अमरेंथस है, चिनोपोडियम है, ये सब क्या है, ये सब वीड्स हैं। ओके, तो वाई इज वीडिंग नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो वीड्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के साथ वो एब्जर्व करेंगे। अब हमारी तो क्रॉप्स के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स, एब्जर्व कौन कर रहे हैं, जो प्लांट्स हमें चाहिए ही नहीं, सनलाइट के लिए compete करेंगे, स्पेस के लिए compete करेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर आर क्रॉप्स। ओके, जिससे हमारे क्रॉप्स की ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ेगा। कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए पॉइजनस होते हैं, इसलिए भी उनका रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, इससे पहले कि फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस हों, उसमें वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। ओके, अब आता है मेथड्स ऑफ वीड्स रिमूवल, हम कैसे कैसे वीड्स को रिमूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, हाथ से पुल कर लिया, एक ट्रॉवल या खुरपा जिसे हम कहते हैं, हम ये टूल यहाँ पे जो पिक्चर में दिखाया हुआ है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूविंग द वीड्स। अब वीड्स अनवांटेड प्लांट्स हैं, अब ग्रो कर गए, हमें उन्हें हटाना है, रिमूव करना है।
ये जो प्रोसेस होता है अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने का, इसे बोलते हैं वीडिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वीड्स के जो कॉमनली ग्रो कर जाते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स में। वाइल्ड ओट, ग्रास, एमरैंथस, इवन चिनोपोडियम जिसे हम बथुआ बोलते हैं। ओके, अब वीडिंग क्यों ज़रूरी है? इन प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स के बीच में जो वीड्स उग जाते हैं अनवांटेड प्लांट्स, इनको हटाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ compete करते हैं वाटर के लिए। अब वाटर लेंगे तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्व करेंगे, राइट? सनलाइट, स्पेस, इन सब के लिए compete करते हैं, जिससे हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ पर अफेक्ट पड़ता है। ओके, सेकंड, बहुत सारी वीड्स ऐसी होती हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए पॉइजनस है, तो उनका रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑलराइट, और जो बेस्ट टाइम होता है वीड्स को रिमूव करने का, इन्हें तब रिमूव करना चाहिए कि इससे पहले कि फ्लावर्स या सीड्स आना किसी क्रॉप में शुरू हो, उससे पहले वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। अब वीड्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? हम हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं अगर थोड़ी बहुत है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो खुरपा भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रॉवल जिसे बोलते हैं, इस पिक्चर में दिखाया हुआ, ये क्या है? खुरपा है। हम इससे भी वीड्स को, लेकिन ये भी स्मॉल स्केल पर, ये बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हम पूरा दिन खुरपा लेके थोड़ी लगे रहेंगे? बहुत लार्ज फील्ड्स है तो। अगर लार्ज फील्ड्स में हैं वीड्स और हमें उन्हें हटाना है, किल करना है, तो क्या करेंगे? हम वीडीसाइड्स का यूज़ करते हैं। अब ये वीडीसाइड्स क्या हैं? ये केमिकल्स हैं जिनको स्प्रे किया जाता है। स्प्रे कैसे करते हैं? इनको डाइल्यूट किया जाता है वाटर के साथ और फिर स्प्रेयर्स में भर के फील्ड्स में स्प्रे कर दिया जाता है। ये क्रॉप जो होती है हमारी, उसे डैमेज नहीं करते हैं, सिर्फ वीड्स को डैमेज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स हैं जैसे ये 2 है एंड 4D है। ये क्या है? ये वीडीसाइड्स हैं, पॉइजनस केमिकल्स हैं टू किल द वीड्स इन द क्रॉप फील्ड्स। ओके, अब हमारी वीड्स भी रिमूव हो गई। अब हमारी जो क्रॉप है भाई वो राइप भी हो गई, उसमें फ्लावर्स आ गए, फिर सीड्स आ गई और अब वो पूरी तरह से राइप है। अब हमें उसे हार्वेस्ट करना, हमें उसे काटना है। ओके, नॉर्मली 3 to 4 मंथ्स लगते हैं किसी भी सीरियल क्रॉप को राइप होने में। एक बार राइप हो जाती है तो हम उसकी कटिंग करते हैं और उसमें से ग्रेन्स को अलग करते हैं। इसको बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग। जो कटिंग और गैदरिंग है राइप क्रॉप की, इसको क्या बोलेंगे? हार्वेस्टिंग बोलेंगे। और इंडिया में कैसे हार्वेस्टिंग होती है? एक तो होता है सिक्कल यूज़ करके, ये आपने देखा होगा, ये वाला टूल, इसे बोलते हैं सिक्कल। हाथ से काटी जाती हैं इसमें फसलें, और जब हाथ से काटते हैं तो काफ़ी रूट के पास की पूरी फसल को काटा जाता है, ज़्यादा नीचे का पोर्शन बचता नहीं है फील्ड में, सिर्फ रूट्स के ऊपर का थोड़ा सा ही पोर्शन ऊपर बचेगा, बाकी सारा कट कर दिया जाता है। इसे बोलते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग। ओके, किससे करते हैं इसे? टूल कौन सा यूज़ करते हैं? सिक्कल। सेकंड है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक मशीन है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये क्या है? एक हार्वेस्टर है। क्या कर रहा है? क्रॉप को कट कर रहा है, कटिंग हो रही है क्रॉप की हार्वेस्टर से। अगर लार्ज फील्ड्स हैं बहुत ज़्यादा तो हम हाथ से तो नहीं लगे रहेंगे, हाथ से काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो हार्वेस्टर्स का यूज़ किया जाता है लार्ज फील्ड्स में। हार्वेस्टिंग हो गई, हमने काट ली अपनी फसल। अब क्या हुआ? क्रॉप को काटने के बाद, जैसे हमने यहाँ, ये तो ऊपर से हम दिखा रहे हैं तो काफ़ी नीचे से काटा जाता है। काट लिया तो क्या होता है? हमारा जो ग्रेन है, ये ग्रेन तो अभी भी अपनी कवरिंग के अंदर है। इसको आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं शेफ। ओके, तो अब इसे हमें अपनी आउटर कवरिंग से ग्रेन को सेपरेट करना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? ग्रेन्स को उनके आउटर कवरिंग से अलग करने को थ्रेशिंग। अब ये कैसे की जाती है? जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या है? हमने जो क्रॉप काटी थी, हमने उसे किसी लैंड पे पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद हमने कैटल्स को कहा कि इसके ऊपर भैया गोल गोल आप घूमते रहो। अब उनके जब पाँव के नीचे जब वो कुचली जाएंगी एक तरह से, तो क्या होगा? आउटर कवरिंग बर्स्ट हो जाएगी और ग्रेन उसमें से निकल आएगा। ओके, ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड भी है, उसके लिए यूज़ करते हैं थ्रेशर, जिससे ग्रेन को हम उसके आउटर कवरिंग से अलग करते हैं। ओके, जो भी ग्रेन हमने सेपरेट किया है, अभी भी उस ग्रेन में शैफ और हेक के मिक्सचर्स होंगे। ओके, अब हमें उसे अलग करना है।
कैसे अलग करेंगे? विंड की हेल्प से अलग करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। ओके, अब क्या होता है, जैसे इस पिक्चर में देखें तो लेडी हैं, स्टूल पर खड़ी हैं, किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। हमने इस तरह का एक सोर्स लिया, उसमें हमने जो भी हमारे ग्रेन्स हैं, जिसमें अभी भी है या शैप का मिक्सचर है, हमने उसे डाला, और जिस डायरेक्शन में एयर है, जिस डायरेक्शन में विंड का फ्लो है, हमें उसी डायरेक्शन में इसको नीचे गिरना है। तो क्या होगा, विंड के फ्लो के साथ जो है ये सब क्या है, तो बहुत हल्का है, ये विंड के फ्लो के साथ थोड़ा दूर जाके गैदर होगा। लेकिन जो सीड, जो हमारी ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स हैवी होने की वजह से नीचे ही कलेक्ट हो जाएंगी। ओके, अब एक और मशीन होती है हमारे पास जिसे कंबाइन कहते हैं। तो हमने क्या किया था, अभी हार्वेस्ट किया था क्रॉप को, फिर हमने क्या किया कि उसमें से जो ग्रेन था उसको अलग किया, जिसे हम बोलते हैं थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग करने के बाद हमने क्या किया, विनोइंग की, राइट। पहले हार्वेस्टिंग की, काटा, फिर ग्रेन्स को अलग किया, थ्रेशिंग की, और उसके बाद विंड की हेल्प से हमने उसमें जो भी पीसेस अभी भी मिक्स रह गए थे हे के आउटर कवरिंग के, उसको विंड की हेल्प से अलग कर दिया, विनोइंग कर दी। ओके, लेकिन ये जो कंबाइन होती है, ये एक मशीन जो होती है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये हार्वेस्टर भी है, थ्रेशर भी है, और विनोइंग की ज़रूरत भी नहीं है, एक ही साथ सारे काम हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव होता है, लेबर भी सेव होती है। अब ये जो है, ये कंबाइन है, ये आगे क्या कर रही है, क्रॉप को कट कर रही है, क्रॉप को कट करती है, और यहाँ से ये ग्रेन्स हैं, सिंपली ग्रेन्स, इनमें कुछ भी मिक्स नहीं है। ये साथ साथ एक ट्रॉली है, जिसमें ये ट्रॉली में भरती जाती है उस ग्रेन्स को, और जो भी बचा हुआ हिस्सा है वो सारा पीछे कलेक्ट होता जाता है। ओके, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ये मान लीजिए हमारी कोई क्रॉप है, ओके, जब हम सिक्कल से हाथ से काटते हैं तो काफ़ी नीचे से काटते हैं, लेकिन ये जब कंबाइन काटती है तो सिर्फ अपर पार्ट ही काटती है, बाकी का सारा पार्ट फील्ड में ही रह जाता है। ओके, अब जब हम हाथ से काटते हैं, पूरा काटते हैं, तो क्या होता है, ये जो सूखी हुई स्टेम्स होती है, ये भी कुछ काम आती हैं। एक सूखा चारा होता है येलो येलो कलर का, अगर आपने कभी किसी गांव में गए हो या कैटल्स को, बफेलोस को फीड करते हुए देखा है, तो वो हरे ग्रीन कलर का जो फॉडर देते हैं कैटल्स को, जो ग्रीन कलर के जो होते हैं प्लांट्स होते हैं जो कैटल्स को फीड करने के लिए यूज़ होते हैं, वो काट के लाते हैं, उसको फिर कटिंग करके और उसमें सूखा चारा मिक्स करके देते हैं। तो ये वही सूखा चारा है, तो ये कैटल्स के, एनिमल्स के खाने के काम आता है, राइट। लेकिन जब हम उन्हें अपर पार्ट से काट देते हैं तो ये वाला हमारा सब क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो फॉडर इससे नहीं बन सकता। ओके, अब हम आते हैं जो लेफ्ट ओवर पार्ट है। अब ये कंबाइन से काटी गई है, इसीलिए इसमें इतने लार्ज में लेफ्ट ओवर पार्ट है। ये जो लेफ्ट ओवर पार्ट रह जाता है क्रॉप्स का, इसको बोलते हैं स्टब्स। क्या बोलते हैं, स्टब्स। और बहुत बार फार्मर्स, अब दोबारा से प्लाउ करनी है, अब इतनी सारा तो यही पोर्शन खड़ा है और ये बहुत हार्ड होता है, राइट, बिल्कुल राइप हो चुका है, बिल्कुल हार्ड है। आप तो इसके ऊपर तो वर्क करना तो भूल ही जाइए, कर ही नहीं सकते हैं। अब इसे प्लाउ करना है तो बहुत मेहनत लगेगी, तो फार्मर्स क्या करते हैं, इसको बर्न कर देते हैं। बर्न करने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन होने के साथ साथ कभी कभी कोई हार्वेस्टेड क्रॉप पास की अगर फील्ड में कहीं पड़ी है, उसमें भी फायर होने लगने के चांसेस होते हैं। कोई क्रॉप खड़े, अब जैसे यहाँ पे फायर लगाई हुई है, यहाँ पे एक क्रॉप है, अगर मान लीजिए ये राइट क्रॉप है, तो क्या ये नहीं पकड़ सकती फायर को, बिल्कुल कैच कर सकती है, राइट। अब आता है हमें हमें हमारी ग्रेन्स तो मिल गए, अब इन्हें स्टोर करना है, स्टोरेज करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम हार्वेस्ट करते हैं और ग्रेन्स को रिमूव करते हैं, उनमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, और ये मॉइस्चर स्टोरेज के हिसाब से ठीक नहीं होता। हमें स्टोर करने के लिए उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए, नहीं तो वो स्पॉइल्ड हो जाएगा अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो। अब मान लीजिए अगर हमने मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस नहीं किया स्टोर करने से पहले, तो क्या होगा, ओके, जो फूड ग्रेन्स हैं ये स्पॉइल्ड हो जाएंगे, या इनके ऊपर ऑर्गेनाइजम्स अटैक कर देंगे, इनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, हाई मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से इनके ऊपर फंगस, मोल्ड्स वगैरह भी इजीली ग्रो कर जाएंगे, जिससे कि ये डैमेज हो जाएंगे, राइट। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट का कम होना स्टोर करने से पहले बहुत ज़रूरी है, रिड्यूस करना।
फार्मर्स घरों में कैसे स्टोर करते हैं? अगर आप में से किसी की भी फैमिलीज हैं जो गांव में है या कभी आप गए हैं तो आपने देखा होगा ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं मेटल के जिनके अंदर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। और ये तो बैग्स आपने देखा ही होगा मार्केट में भी, अगर जब आते हैं व्हीट हो गया, राइस हो गया, तो वो जो बड़े बड़े ये बैग्स होते हैं जूट के जिनके अंदर वो आते हैं, राइट। और जब बहुत लार्ज स्केल पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पर, तो वो कैसे किया जाता है? ये सेकंड पिक्चर में क्या है? ये गोदाम है जिसमें गनी बैग्स में ही स्टोर किया गया है। और ऊपर की जो पिक्चर है ये क्या है? इनको ग्रेन सिलोस बोलते हैं। ये ड्रम्स हैं, एक तरह से बड़े बड़े सिलेंड्रिकल ड्रम्स हैं जिनमें ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। राइट मॉइस्चर, टेम्परेचर सब मेंटेन किया जाता है इसमें, ओके। और ये जो स्टोरेज है, हमारी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI, ये क्या करती है? जो फार्मर्स हैं उनसे ग्रेन्स को खरीदती है लार्ज स्केल पर और गोदाउन्स में स्टोर कर देती है, राइट। अब गोदाउन्स में स्टोर करने के बाद, जैसे मैंने बताया, ये क्या है? ग्रेन सिलोज है। इनको इसमें भी ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है तो बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। इवन ये गोदाउन्स है, इनमें बैग्स रखे हुए हैं। अगर पड़े पड़े के मॉइस्चर नहीं बढ़ जाएगा तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा जिस भी जगह पर रखे हैं। तो पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस आते हैं इन गनी बैग्स पर। इन पेस्टिसाइड सॉल्यूशंस को स्प्रे किया जाता है ताकि किसी भी तरह का पेस्ट इन पर अटैक ना करे, ओके। ये तो हो गया ऑल अबाउट हमारे क्रॉप्स। और हमने ग्रेन्स भी आ गए, हमने उन्हें स्टोर भी किया। कैसे स्टोर करते हैं? ज़्यादा मॉइस्चर होता है उसे रिड्यूस करते हैं, फिर स्टोर किया जाता है। फार्मर्स घरों में कैसे करते हैं, और हमारी गवर्नमेंट या जो भी लार्ज स्केल पर इसे परचेज कर रहा है वो कैसे उन ग्रेन्स को स्टोर करता है। अब आते हैं हम फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से हमें पता है दो टाइप का फूड हमें मिलता है फूड। एक तो है मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क, जैसे काव, बफेलो, गोट, इवन कैमल। सेकंड है मीट भी मिलता है, एग भी मिलता है, जैसे गोट हो गई, मिल्क भी है, लोग गोट का मीट भी खाते हैं। शीप, फिश, चिकन, हेन, राइट। ये जो ब्रांच है, जैसे हम क्रॉप्स को जब फील्ड्स में लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। ऐसे ही जब लार्ज स्केल पर हम एनिमल्स को फीड करते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनकी ब्रीडिंग का ध्यान रखते हैं, तो क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, ओके। क्योंकि एनिमल्स भी तो हमें फूड देते हैं। अगर हमें एनिमल फूड लेना है तो हमें एनिमल्स को भी ग्रूम करना होगा, उन्हें ब्रीड कराना होगा, उन्हें प्रॉपरली फीड करना होगा, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको नाम दिया जाता है एनिमल हस्बेंड्री का, ओके, गॉट इट। अब हम देखें फिश एज अ फूड, ओके। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनिमल फूड का, बहुत लोग फिशेस खाते हैं। ये काफ़ी रिच है प्रोटीन्स में। इसका जो कॉड लिवर ऑयल जो हमें फिशेस से मिलता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी होता है। ये काफ़ी क्वांटिटी में हमें विटामिन ए एंड विटामिन डी मिलता है, ओके बच्चों। आई होप हमें ये चैप्टर समझ आया होगा एंड वी आर ऑन द सेम पेज कि क्या होती हैं क्रॉप्स, कितने टाइप की होती हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है और कैसे हम इन्हें स्टोर करते हैं, ओके। तो दैट्स एंड्स द चैप्टर। किड्स प्लीज़, अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए। कोई भी कंसर्न्स है, कुछ भी, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल दी हुई है contact@thescholarbrains.com। अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए, इट्स कम्प्लीटली फ्री, आप हमें ईमेल कर सकते हो नोट्स के लिए भी, ओके। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक पसंद आया है, समझ आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे हम रिवीजन चैप्टर्स करेंगे और बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट्स भी होंगी जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। ये लाइव क्लासेस सब फ्री होंगी। वीकेंड्स पर हम लाइव सेशंस देंगे जो एब्सोल्युटली फ्री होंगे। तो ये आपको तभी मिलेंगे अगर हम बेल आइकन को क्लिक करते हैं, ताकि आपको वो नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सकें और आप हमें ज्वाइन कर सकें, ओके। बट स्टिल आई वेट। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स है, कमेंट्स है, आई स्टिल वेट फॉर यू गाइज, ओके।
I hope we understood everything and thank you for watching. Bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Okay, till then take care. Bye.